डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द फॉल ऑफ ट्रॉय के सेकंड पार्ट की लैंग्वेज स्टडी को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 76 पर मौजूद है। इस लैंग्वेज स्टडी में जो बातें बताई जा रही है, जो भी चीज़ें हमको बताई जा रही है, तो बहुत सारी इसमें की चीज़ें आपने अपने क्लास 8 में पढ़ चुके हैं और इसकी बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ पे बताई जा चुकी होंगी। यहाँ पे बस ब्रीफली एक छोटे सारांश में मुख्तसर अंदाज में यहाँ पे आपको बताई जा रही है। तो क्वेश्चन 6 का पॉइंट ए है, रिफ़र टू द लैंग्वेज स्टडी पेजेस एंड रीड द फॉलोइंग एंट्रीज। के जो लैंग्वेज स्टडी के पेजेस आए हुए हैं तो उनको आपको रिफ़र करना है और नीचे आई हुई जितनी एंट्रीज है तो उनको आपको पढ़ना है। फर्स्ट है वर्ड, सेकंड है फ्रेज, थर्ड है क्लॉज और फोर्थ है सेंटेंस। ये जितनी भी एंट्रीज आई है, जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं, तो आपको इनको यहाँ पे समझना है। जो फर्स्ट है वो है वर्ड। तो वर्ड कहते हैं किसी भी शब्द को, किसी भी लफ्ज़ को जिसके कोई मीनिंग होते हैं। सेकंड जो है तो फ्रेज, थर्ड है क्लॉज और फोर्थ है सेंटेंस। तो इन सबको हम यहाँ पे समझेंगे। तो पॉइंट बी फ्रेज के बारे में है। पॉइंट बी है, अ फ्रेज इज़ अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज वर्ड्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है, यानी कुछ वर्ड्स मिलकर एक मीनिंगफुल ग्रुप बनाते हैं। कुछ ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसके कुछ मीनिंग होते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये फ्रेज है। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस। नीचे आए हुए फ्रेजेस को आपको पढ़ना है। द वॉइस ओडिशियस। सेकंड है, अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड। लकड़ी का बना हुआ बड़ा घोड़ा। वॉइस ओडिशियस माने होशियार, चालाक, ओडिशियस। अ स्किलफुल इंजीनियर, एक हुनरमंद इंजीनियर। द ग्रेटेस्ट हीरोज, बड़े हीरोज, बहुत बड़े हीरोज। द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस, एंट्रेंस को बंद करने और खोलने का राज। ऑन द सी शोर आउटसाइड द वॉल्स, दीवारों के बाहर, सी शोर पर यानी समंदर के किनारे पर। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट, फ्लीट के वापसी का देखते हुए, वापसी को देखते हुए। फ्लीट किसे कहते हैं? फ्लीट कहते हैं ग्रुप को। यहाँ पे फौजी की जो टुकड़ी होती है, फौजी दस्ता होता है, तो उसको भी हम फ्लीट कहते हैं। पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल, उनके मजबूत दीवार का हिस्सा। यहाँ पे जितने भी जो ऊपर एग्जाम्पल्स आए हुए हैं फ्रेज में, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ वर्ड से मिलकर बन रहे हैं। ये जितने भी फ्रेजेस आए हैं, द वॉइस ओडिशियस, अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड, अ स्किलफुल इंजीनियर, द ग्रेटेस्ट हीरोज, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं और उनके एक मीनिंग है। नीचे हमको एक एक्टिविटी दी जा रही है कि राइट 3 फ्रेजेस ऑन योर ओन, कि आप अपने खुद से 3 फ्रेजेस लिखने की कोशिश कीजिए। लेकिन इनको लिखने से पहले हम समझेंगे कि फ्रेज क्या होता है। तो इसके बारे में हमको बताया जा रहा है कि ऑल द अबव फ्रेजेस आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, दे डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस बाय देमसेल्व्स। यहाँ पे हम ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स आई हुई है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो फ्रेजेस है तो वो एक सेंटेंस का पार्ट है और वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते। यानी एक जो फ्रेज होता है तो वो मीनिंगफुल तो होता है, एक कुछ वर्ड से मिलकर एक मीनिंगफुल ग्रुप तो बनता है उससे, लेकिन उससे हमको पूरा सेंस, पूरा कंप्लीट आइडिया, पूरी कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चलती है। तो फ्रेज एक इनकम्प्लीट सेंटेंस, हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिखी है। फर्स्ट है ब्राइट स्टार, यानी चमकदार सितारा। सेकंड है अ हाउस मेड ऑफ मड, एक घर जो कीचड़ से या गीली मिट्टी से बना हुआ है। थर्ड है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों को हासिल करना। ये तीनों एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि ये वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एक ग्रुप है। जैसे फर्स्ट है, इसमें 2 वर्ड है, ब्राइट और स्टार।
जो सेकंड एग्जांपल है इसमें हम देख रहे हैं कि ए हाउस मेड ऑफ मड, 1 2 3 4 5 वर्ड से मिलकर ये फ्रेज बना है। जो तीसरी एग्जांपल है तो उसमें 3 वर्ड्स है और ये 3 वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन इसके बावजूद इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों जो फ्रेजेस हैं तो इसके ज़रिए हमको एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रही है। तो फ्रेज जो होता है तो अपना खुद का पूरा मीनिंग नहीं देता है। आगे जो है तो हमको यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है कि सेंटेंस क्या होता है। तो अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। जो सेंटेंस होता है तो वो एक कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस करता है, यानी एक सेंटेंस के ज़रिए हमको एक कंप्लीट आइडिया पता चलता है, जिसके ज़रिए हमको एक पूरे मीनिंग पता चल जाती है कि ये जो बात करने वाला है तो हमसे क्या कह रहा है। यू नो दैट इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको ये मालूम है कि इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। यानी जो सेंटेंस होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, यानी कोई काम को करने वाला होता है, और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात भी बताई जाए तो हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अ डॉग बार्क्ड लाउडली इन द नाइट। एक कुत्ते ने रात में तेज़ आवाज़ में भौंका। अ डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, बार्क्ड लाउडली इन द नाइट ये हो जाएगा प्रेडिकेट, यानी कुत्ते के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने रात में तेज़ आवाज़ में भौंका। तो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में और एक प्रेडिकेट होता है, यानी एक सब्जेक्ट होता है और उसके बारे में एक बात बताई जाती है। अ सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब इन इट। एक सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होता है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो टेंस और सब्जेक्ट के लिहाज से अपने फॉर्म को चेंज करता है, यानी जिसकी फॉर्म हम सब्जेक्ट और टेंस के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। जैसे बी जो वर्ब है उसके अलग अलग फॉर्म्स आते हैं और हम टेंस और सब्जेक्ट के काउंट के लिहाज से हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर टेंस प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो हम उसके लिए इज़ यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही एक सिंगुलर नाउन है और जो टेंस है तो वो प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बी का जो फॉर्म यूज़ करेंगे वो है इज़। और अगर सब्जेक्ट यहाँ पे एक से ज़्यादा है, दे अगर सब्जेक्ट है तो हम फिर इज़ नहीं यूज़ करेंगे बल्कि आर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बी वर्ड है या बी वर्ब है तो वो टेंस के लिहाज से भी चेंज हो रहा है और सब्जेक्ट के लिहाज से भी चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे तो फिर ही वाज अ गुड बॉय बोलेंगे हम, और वाज यहाँ पे इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये पास्ट टेंस है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही के बजाय दे होता तो हम फिर वाज यूज़ नहीं करेंगे बल्कि वर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि दे सिंगुलर नाउन नहीं है, सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है बल्कि प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वाज का यूज़ नहीं होता है बल्कि वर का यूज़ होता है। तो फाइनाइट वर्ब के एक ऐसा फॉर्म होता है, वह एक ऐसा वर्ब होता है जो टेंस और सब्जेक्ट के काउंट के लिहाज से चेंज होता है। तो एक सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। नीचे आए हुए एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ना है। द टेंट्स हैड बीन बर्न्ड, द शोर वॉज डिजर्टेड। किनारा खाली कर दिया गया था। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन। ग्रीक शिप्स जितने भी थे सब चले गए थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द टेंट्स, द शोर, द ग्रीक शिप्स ये सब सब्जेक्ट हैं और हैड बीन बर्न्ड, वाज डिजर्टेड और हैड ऑल गॉन ये सब प्रेडिकेट है। यहाँ पे हमने समझा कि सेंटेंस जो होता है तो वो एक कंप्लीट आइडिया देता है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और एक सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होता है। यहाँ पे जब हमने समझ लिया तब हमको आगे एक्टिविटी दी जा रही है कि राइट 3 सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन आइडियाज़। अपने खुद के आइडिया को यूज़ करते हुए हमें कम से कम 3 सेंटेंसेस लिखना है। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखा है, आप उसको लिख सकते हैं और चाहे तो खुद से भी 3 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट है द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सूरज
ईस्ट से निकलता है। तो यहाँ पे द सन जो है तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट और राइजेस फ्रॉम ईस्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। सेकंड है स्कूल वाज क्लोज्ड, तो स्कूल हो जाएगा सब्जेक्ट, वाज क्लोज्ड हो जाएगा प्रेडिकेट। और थर्ड है आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, तो आई हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स हो जाएगा प्रेडिकेट। और इन तीनों जो सेंटेंसेस है तो इससे हमको एक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट आइडिया पता चल रहा है और एक कंप्लीट मीनिंग हमको इससे मालूम चल रही है। तो आप चाहिए तो खुद से भी आप लिख सकते हैं, खुद से भी कुछ सेंटेंसेस बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं। लैंग्वेज स्टडी का पॉइंट सी है, व्हेन वी रीड द स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ ट्रॉय वी सी दैट हियर एज एल्सवेयर मैनी सेंटेंसेस एक्सप्रेस टू और मोर कंप्लीट आइडियाज लिंक्ड टुगेदर। जब हम द स्टोरी द फॉल ऑफ ट्रॉय को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं और दूसरी जगह भी इसी तरह देखते हैं कि बहुत सारे सेंटेंसेस दो या दो से ज़्यादा कंप्लीट आइडियाज़ को बताते हैं और वो जो कंप्लीट आइडियाज़ होते हैं तो वो एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, 3 एग्जांपल है। पहली है व्हेन द ट्रोजन्स ड्रैग्ड हिम आउट द मैन प्रिटेंडेड टू बी वेरी फ्राइटेंड ऑफ देम। जब ट्रोजन्स ने उसको खींचकर बाहर निकाला तो आदमी ने उनसे डरा हुआ होने का दिखावा किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हेन द ट्रोजन्स ड्रैग्ड हिम आउट, ये एक कंप्लीट आइडिया है और दूसरा आइडिया है द मैन प्रिटेंडेड टू बी वेरी फ्राइटेंड ऑफ देम, ये दूसरा आइडिया है, लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया गया है, यानी एक ही सेंटेंस में इनको लाया गया है। दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज अ सेक्रीफाइस टू द सी गॉड बट आई एस्केप्ड एंड हिड फ्रॉम देम। वो मुझे भी मारना चाहते थे और मुझे समंदर के देवताओं को बलि के तौर पर देना चाहते थे, लेकिन मैं उससे बच निकला और उन लोगों से छुप गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज अ सेक्रीफाइस टू द सी गॉड, ये एक कंप्लीट आइडिया है और दूसरा जो आइडिया है आई एस्केप्ड एंड हिड फ्रॉम देम, ये दूसरा आइडिया है। इन दोनों आइडियाज़ को एक साथ जोड़ दिया गया और एक ही सेंटेंस में लाया गया और इन दोनों आइडिया को जोड़ने के लिए हमें बट वर्ड का यूज़ किया गया। तीसरा सेंटेंस है इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बैक एंड द लीडिंग शिप विच वाज एगमेम्नन्स बोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट्स मास्ट। अंधेरे में जो टुकड़ी थी तो वो वापस आ गई और लीडिंग शिप यानी जो आगे सबसे आगे जो शिप था जो लीड कर रहा था जो कि एगमम का था, वो एक लाल रोशनी उठाए हुए था अपने मास्ट के ऊपर। तो यहाँ पे इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बैक, ये एक आइडिया हो गया, फर्स्ट आइडिया है। और उसके बाद एंड के बाद में द लीडिंग शिप विच वाज एगमेम्नन्स बोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट्स मास्ट, ये दूसरा आइडिया है और इन दोनों आइडिया को हमने एंड वर्ड के ज़रिए जोड़ा है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ऑल दीज सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ क्लॉजेस। ये जितने भी सेंटेंसेस है यानी ऊपर जो 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं तो उनमें हम देख रहे हैं कि ऊपर आए हुए जितने भी सेंटेंसेस है तो उसमें क्लॉजेस है। अब क्लॉज क्या होता है, तो अ क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द ट्रोजन्स हो जाएगा सब्जेक्ट, ड्रैग्ड हो जाएगा वर्ब, द मैन हो जाएगा सब्जेक्ट और प्रिटेंडेड हो जाएगा वर्ब, दे हो जाएगा सब्जेक्ट, वांटेड हो जाएगा वर्ब और इसी तरह आगे हो जाएगा आई सब्जेक्ट, एस्केप्ड और हिड जो है तो वो वर्ब है। द फ्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट और सेल्ड बैक हो जाएगा वर्ब। लीडिंग शिप ये हो गया सब्जेक्ट और बोर हो जाएगा वर्ब। तो जितने भी क्लॉजेज आए हैं तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। सम क्लॉजेज कैन स्टैंड बाय देमसेल्व्स एज अ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कुछ क्लॉजेज ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में स्टैंड कर सकते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर, यानी कुछ क्लॉजेज ऐसे होते हैं कि जो अपनी मीनिंग बताते हैं पूरी तरीके से और उनकी मीनिंग समझने के लिए हमें किसी दूसरे सेंटेंस को नहीं देखना पड़ता। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है कि द मैन प्रिटेंडेड टू बी फ्राइटेंड ऑफ देम।
कि आदमी ने उनसे डरा हुआ होने का दिखावा किया। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में हमारे जहन में कोई क्वेश्चन, हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रह रहा है। बट सम क्लॉजेज डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्व्स, लेकिन कुछ क्लॉजेस ऐसे भी होते हैं कि जो अपने कंप्लीट सेंस नहीं बता पाते, उनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनता उनके खुद से। यानी कुछ क्लॉजेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कंप्लीट सेंस हमको पता नहीं चलता है। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि व्हेन द ट्रोजन्स ड्रैग्ड हिम आउट, कि जब ट्रोजन्स ने उसको बाहर निकाला। तो यहाँ पे इस क्लॉज को पढ़ने के बाद में हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रह जाएगा कि फिर क्या हुआ जब ट्रोजन्स ने उसको खींचकर बाहर निकाला, तो क्या हुआ। तो इसका तो का जवाब हमको मिलेगा आगे के सेंटेंस में कि द मैन प्रिटेंडेड टू बी वेरी फ्राइटेन ऑफ देम, कि उस आदमी ने उनसे डरा हुआ होने का दिखावा किया। तब हमको समझ में आएगा कि ओके, जब ट्रोजन्स ने उसको बाहर निकाला तो उस आदमी ने उनसे डरा हुआ होने का दिखावा किया। इट इज़ ओनली व्हेन वी रीड द एंटायर सेंटेंस दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। ये उसी वक्त होता है जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमको इससे ये समझ में आया कि कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं कि जो अपने पूरी मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होते हैं, और कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं कि जो अपने मीनिंग खुद से पूरी बता सकते हैं। आगे हमको यही बताया जा रहा है कि दस वी हैव सीन दैट अ क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इससे हमने ये समझा कि जो क्लॉज होता है तो वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। यानी सेंटेंस एक बड़ा सा जुमला होता है और क्लॉज उसके छोटा पार्ट होता है, छोटा हिस्सा होता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, और दो तरह के क्लॉजेस होते हैं। अब दो तरह के क्लॉजेस कौन कौन से हैं? तो पहला है ए मेन क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज। पहली क्लॉज की टाइप है मेन क्लॉज। किसे कहते हैं? इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, कि जो अपने आप में स्टैंड कर सकता है। यानी मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है कि जो अपने मीनिंग बताने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता, वो अपने मीनिंग खुद से पूरी बता देता है। बी यानी क्लॉज की जो दूसरी टाइप है वो है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज एंड इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है अपने मीनिंग बताने के लिए, और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज के बगैर इनकम्प्लीट होता है। यानी सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज अगरचे एक कंप्लीट आइडिया होता है, लेकिन जब तक हम मेन क्लॉज को नहीं लगाते उसके साथ में, हमको उसकी पूरी मीनिंग समझ में नहीं आती है। और सिर्फ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज को अगर पढ़े तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन बाकी रह जाता है। नोट दैट अ सेंटेंस कैन हैव टू और मोर मेन क्लॉजेस और अ मेन क्लॉज एंड वन और मेन डिपेंडेंट क्लॉजेस। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेस हो सकते हैं। यानी कुछ कुछ सेंटेंस ऐसी भी आएंगी जिसमें दो मेन क्लॉज होंगे, दो से ज़्यादा मेन क्लॉज होंगे, ऐसा हो सकता है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक मेन क्लॉज होगा और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज आएंगे। यानी सिर्फ एक मेन क्लॉज आएगा लेकिन एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस आएंगे। बट वी कैन नॉट हैव अ सेंटेंस विदाउट अ मेन क्लॉज। लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें मेन क्लॉज नहीं आए। यानी कोई भी सेंटेंस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसमें मेन क्लॉज ना आ जाए। मेन क्लॉज के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हमको मेन क्लॉज लाना ज़रूरी है। फिर चाहे हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने भी ला लें, 2, 4, 5 कितनी भी ला लें, लेकिन जब तक उसमें मेन क्लॉज नहीं होगा वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन अगर मेन क्लॉज कितनी भी ला ली तो ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रामेटिकली वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। तो मेन क्लॉज किसी भी सेंटेंस के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमने ये समझा कि
फ्रेज क्या होता है, क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस की कितनी टाइप है, सेंटेंस किसे कहते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब ये सब समझने के बाद में हमको इस लैंग्वेज स्टडी में एंड पर एक एक्टिविटी दी जा रही है कि आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ऑफ अ मेन क्लॉज एंड वन एग्जाम्पल ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम पेज 74। कि हमको ये सब समझने के बाद में आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 74 से मेन क्लॉज की एक एग्जाम्पल और डिपेंडेंट क्लॉज की एक एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करना है। तो हम पेज नंबर 74 पर जाते हैं और वहाँ पे फिर देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेज नंबर 74 है हमारे टेक्स्ट बुक का। जब आप ऊपर जाएंगे तो लेसन का जो सबसे आखिरी सेंटेंस है, सबसे जो लास्ट सेंटेंस है वो है व्हेन मॉर्निंग केम नथिंग वाज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी दैट हैज़ रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 years। कि जब सुबह आई तो उस प्राउड और रिच सिटी का कुछ भी नहीं बचा था जिसने के 10 साल तक के अटैक को रेजिस्ट किया, अटैक को रोक कर रखा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हेन मॉर्निंग केम, जब सुबह आई, मॉर्निंग हो जाएगा सब्जेक्ट, केम हो जाएगा वर्ब। ये इस क्लॉज में हम देख रहे हैं कि अगरचे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, लेकिन इसके बावजूद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रह जाता है कि जब सुबह आई तो क्या हुआ। तो इसके मीनिंग कंप्लीट करने के लिए आगे के सेंटेंस आ रहा है कि नथिंग वाज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी दैट हैज़ रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 years। तो व्हेन मॉर्निंग केम ये हो जाएगा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, और नथिंग वाज लेफ्ट से लेके 10 years तक के हो जाएगा मेन क्लॉज। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें ये सेंटेंस है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज आया, व्हेन मॉर्निंग केम ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, और नथिंग वाज लेफ्ट ऑफ द प्राउड रिच सिटी दैट हैज़ रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 years ये हो जाएगा मेन क्लॉज। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लैंग्वेज स्टडी में, आज की इस वीडियो में जितनी बातें बताई गई हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।